तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं सभी का करियर पावर अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका जीके जीएस एजुकेटर हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर लेकर आ चुका हूं। पहला लेक्चर आपको अपलोड करा दिया गया है, उसको आप वॉच करेंगे। इसके बाद आप सेकंड लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, हाल ही में मैंने नोटिफिकेशन देखा है दिल्ली पुलिस का, तो मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बेशक एमपी कांस्टेबल पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये सीरीज आपके लिए जितने भी कांस्टेबल के एग्जाम होते हैं, है ना, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो यूपी का हो, इवन चाहे वो दिल्ली का हो या किसी भी अदर स्टेट का हो, जहां भी पुलिस के एग्जाम में हिस्ट्री पूछी जाएगी, वहां सबके लिए इक्वली रेलिवेंट रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम एमपी पुलिस पढ़ रहे हैं तो वही काम आएगी। ये सारे एग्जाम्स में आपके लिए काम आने वाली है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपसे बहुत बेसिक बेसिक चर्चाएं की थी और मैंने आपको बताया था मैं आपको पिन टू पॉइंट बातें बताऊंगा, और जो भी कहानियां होती हैं उनको साइड करके अपन बिल्कुल जो एग्जाम रेलिवेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो कि पुलिस के एग्जाम में हो चाहे किसी भी एग्जाम में होते हैं, तो वनडे एग्जाम वहां पूछे जाते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन के तौर पे बता देता हूं। देखो, हिस्ट्री को अपन ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो पार्ट्स अलग हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन अलग है। अपन पूरा क्लियर क्लासिफिकेशन समझते हैं इसका। देखो, पहला पार्ट है, दूसरा है और तीसरा है। पहले पार्ट को बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरे काल को बोला जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे काल को बोला जाता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। ये सर क्या है, हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। देखो, इसको अपन डिवाइड करें आगे चल के, तो इसमें दो हिस्से निकल कर आते हैं। एक है पाषाण काल, मैं हिंदी में से लिख रहा हूं क्योंकि बच्चा दोनों भाषा में समझ पाए। ठीक है, थोड़ा जो हिंदी मीडियम का बच्चा होता है उसको इंग्लिश समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए बेटर होगा कि अपन हिंदी और इंग्लिश में जो कीवर्ड्स होते हैं मैं लिखता चलूंगा आपके लिए। और दूसरा अपन इसमें पढ़ेंगे मेटल एज। ठीक, अगर अपन पाषाण काल की बात करें, तो पाषाण काल को अपन फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है पुरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, और एक होता है नव पाषाण काल। ठीक है, और यहां अपन जो मेटल एज में पढ़ेंगे वो अपन कॉपर एज, जिसको अपन चालकोलिथिक बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसमें अपन देखेंगे कि इंसानों ने कॉपर का यूज करना कैसे चालू किया। और आपको पता होगा कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जिस भी मेटल का यूज किया गया वो कॉपर थी। कौन सी थी? कॉपर। तो आप इसको याद रखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में अपन क्या पढ़ेंगे, यहां इंसान ने कांसे का उपयोग सीख लिया। किसका उपयोग सीख लिया? कांसे का, यानी कि ब्रॉन्ज का। इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज, या इसको कांसा युग भी कहते हैं या कांस युग भी कहते हैं। ऐतिहासिक काल, इसको अपन तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंशियंट इंडिया, मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको क्लासिफाई कर देते हैं। ये ओवरऑल चार्ट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा इतिहास को पढ़ने में। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन सब में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं। अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं प्री
हिस्टोरिक पीरियड। क्या होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, समझते हैं अपन उसको तरीके से। देखो ध्यान से, अगर पूछा जाए इसकी जानकारी हमें कैसे हुई, तो इसके लिए हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, यानी कि सीधी सी बात बोले पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं? जब खुदाई की जाती है जमीन से, तो जमीन से खुदाई करने पर जो भी एविडेंस निकलते हैं, जो भी साक्ष्य निकलते हैं, जो भी स्रोत निकलते हैं, ऐसे स्रोतों को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं, जब आपको मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा, हड़प्पा सभ्यता, तो आपको बताया जाएगा कि कराची में एक रेलवे लाइन डाली जा रही थी, तो खुदाई के दौरान कई साक्ष्य मिलते थे, जैसे चावल के साक्ष्य, है ना, पब्लिक बाथ मिला है, ईंटें मिली हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, ठीक है, हल के साक्ष्य मिले हैं। तो जो खुदाई से जो चीजें निकलती हैं उसको अपन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोलते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जहां अपन को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं। और दूसरा पूछा जाएगा क्या रिटन एविडेंस मिलते हैं? रिटन एविडेंस, तो आपको जवाब देना है नहीं सर, यहां किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी कुछ भी लिखा नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन पेंटिंग्स मिलती हैं, उसकी चर्चा करेंगे अपन, भीम बेटिका मिलती हैं, वो अलग चीज है। लेकिन कुछ भी ऐसा कोई लिपिबद्ध नहीं मिलता है, स्क्रिप्टेड नहीं मिलता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती है यहां पर, स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलती, कोई लिखावट नहीं मिलती, किसी प्रकार की कोई लिपि नहीं मिलती है। इसको आप याद रखेंगे। तो ऐतिहासिक काल, अब इसके भी तीन हिस्से हैं, बेसिकली दो मैंने बता दिए, लेकिन तीन ही मान के चलते हैं अपन। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसकी खासियत क्या है सेज की, कि यहां इंसान जो मनुष्य ह्यूमन है, ह्यूमन क्या कर रहा है यहां पर? हंटिंग कर रहा है, हंटिंग और गैदरिंग कर रहा है, हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग कर रहा है, शिकार लिख सकते हैं, और पत्थरों के औजारों का यूज करता है, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता है। का प्रयोग, लेकिन पूछा जाए आपसे क्या इसका रिटन एविडेंस है कोई अपने पास, तो नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसकी। अब पत्थरों का यूज जिस आधार पर हुआ है, कभी कभी पत्थर नुकीले हैं तो कभी साइज अलग है उनका, ठीक है, इस बेसिस पर हमने इसको पाषाण काल बोल दिया, स्टोन एज बोल दिया। और स्टोन एज के तीन पार्ट्स कर दिए अपन ने। कितने पार्ट्स कर दिए? तीन, ठीक है। और इसमें एक मेटल एज आएगी जहां इंसान कॉपर का यूज करना सीखेगा। किसका यूज करना सीखेगा? कॉपर का। तो आप इसका याद रखेंगे, ह्यूमन क्या कर रहा है? हंटिंग कर रहा है, शिकारी की तरह जीवन जीता है, पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये आपसे एग्जाम में बहुत कम कम पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, इस वजह से मैं आपको बिल्कुल लिमिटेड बताऊंगा यहां से। इवन एमपी के एग्जाम तो छोड़ो, किसी भी बड़े से बड़े स्तर के एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बहुत कम पुटअप किए जाते हैं। तो अपन वही जानेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अपन अगली की बात करें, अगला लिखा है अपने सामने आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए, यानी कि इसको अपन बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात की जाए तो इसकी क्या क्वालिटीज हैं सर, तो वो भी हम आपको बताते हैं। अगर इसके बारे में आपसे जाना जाएगा तो पूछा जाएगा इसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिले हैं, तो बिल्कुल मिले हैं, यानी कि इसके पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत इसके पूछे जाए तो जी हां बिल्कुल मिलते हैं। पूछा जाएगा क्या इसके रिटन एविडेंस मिलते हैं, जो कि स्क्रिप्टेड हो, किसी ना किसी लिपि में लिखे गए हों।
तो हाँ बिल्कुल मिलते हैं। इसके लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य बिल्कुल मिलते हैं, और पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनको पढ़ा नहीं जा सका, इनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, इनको अपन डिकोड नहीं कर पाए हैं कि इनको लिखा कैसे है और आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। इसमें इन्होंने एक लिपि का प्रयोग किया है, उस लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। हिंदी में इसको याद रखेंगे, इसको बोलते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है। क्या लिखने की कोशिश की है, अपन इसको समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ लिखा जरूर मिलता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, यहाँ की जो भी स्क्रिप्ट है, जो भी इसके रिटन एविडेंस है, उसको अपन पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी मिलते हैं यहां से। तो अपन इसको एक काम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे आपको जब पढ़ाया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता, तब आपको बताएंगे कि यहां से एक लिपि मिलती है भाव चित्रात्मक, जिसको हम पढ़ नहीं पाए आज तक। यदि इसको अपन पढ़ लें तो हो सकता है भारत के इतिहास में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले, अपन को कोई नई चीजों की जानकारी मिले, लेकिन अभी तक तो नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है। लिपि का नाम याद रखेंगे, भाव चित्रात्मक लिपि। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से। और मैंने आपसे कहा है ना कि प्रीवियस ईयर पेपर रखिए अपने पास और क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करिए, है ना। ठीक है, अगले पार्ट की ओर चलते अपन। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। सर इसकी क्या क्वालिटी है, इस काल की क्वालिटी है कि यहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो मिलते ही हैं, पुरातात्विक स्रोत तो मिलते ही हैं, साथ साथ में जो रिटन एविडेंस है वो भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। और इन लिखित साक्ष्य को अपन ने पढ़ भी लिया, ये पढ़े भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो स्क्रिप्ट है ना, प्राकृत स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी लिपि है, अरामाइक है, खरोष्टी है, देवनागरी लिपि है। इन लिपियों में इनको लिखा गया है, तो इनको अपन ने पढ़ लिया है। तो जो जो रिटन एविडेंस है मिलते हैं और अपन ने इनको पढ़ भी लिया है, तो इस इतिहास की अपन को पूरी जानकारी है ना। और इस इतिहास के अपन ने अध्ययन की दृष्टि से 3 क्लासिफाई करके रखा है, 3 पार्ट्स में इनको अपन ने। कौन कौन से हैं, मैंने कईयों बार इसके बारे में चर्चा कर ली है। प्राचीन भारत है, मध्यकालीन है, और साथ साथ में आपको पता है आधुनिक है। कौन सा है, आधुनिक। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में एक बहुत शानदार सा प्रश्न आएगा, मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। नोट में लिखेंगे आप कि इतिहास को इस पार्ट्स में डिवाइड किसने किया है। तो आपको याद रखना है, एक जर्मनी का इतिहासकार है, जर्मन इतिहासकार। इस जर्मन इतिहासकार का आपसे नाम पूछेंगे, मैं लिख देता हूं इसका नाम, क्रिस्टोफ सिलेरियस। सिलेरियस, ये जर्मनी का रहने वाला इतिहासकार है। इस क्रिस्टोफ सिलेरियस ने भारत के इतिहास को, जो हिस्टोरिक पीरियड है, इसको इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसको याद रखेंगे। और डिवाइड करने के लिए इसने एक बुक छापी है, उस बुक में इसको मेंशन किया है, और उस बुक का नाम है हिस्टोरीज
यूनिवर्सैलिस, यूनिवर्सैलिस, ये इसकी एक बुक है। ठीक, यहां आप इसको याद रखेंगे, इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, इस बुक को आप याद रखेंगे, हिस्टोरीज यूनिवर्सैलिस। ठीक है, इस किताब में इसने इसको डिवाइड किया है। अच्छा, आपको एक चीज और बताते हैं जानकारी के लिए, जो कि बेहद जरूरी जानकारी है आपके लिए। जानकारी यह है कि भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर भी विभाजित किया गया है। जैसे प्राचीन भारत में आपको सनातन धर्म की वर्चस्वता देखने को मिलती है, वहीं मध्यकालीन भारत में आपको इस्लामिक, आपको जो भी सभ्यता है, जो भी कल्चर्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो देखने को मिलते हैं। वही आधुनिक भारत आते आते क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। तो भारत के इतिहास का धर्म के आधार पर विभाजन पूछा जाए किसने किया है, तो जेम्स मिल ने किया है। मैं लिख देता हूं, भारत के इतिहास का धर्म के आधार पर विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसके द्वारा किया गया है, जेम्स मिल। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इसको भी नहीं भूलना है, ये बहुत एग्जाम उपयोगी आपके लिए तथ्य है, इनको आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप क्या करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमारी टेक्निकल टीम बैठी हुई है, लगातार आपके लिए मेहनत करती है, तो आप इसको जरूर देखें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे की ओर चलते हैं। अब मैंने आपको बताया इतिहास का वो काल जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, जहां खुदाई में साक्ष्य तो मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलते हैं, लेकिन कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। आखिरकार अपन को पता कैसे चला है कि ये काल एग्जिस्ट करता होगा, तो इसके लिए अपन चलते हैं एक अच्छे शानदार तथ्य की ओर। आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, या अपन यूं बोले पाषाण काल है, प्राग ऐतिहासिक काल काल या अपन इसको बोलते हैं स्टोन एज भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें इंसान पत्थरों का यूज करता था। इसकी अपन को जानकारी कहां से मिलती है, इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, तो याद रखेंगे भीम बेटिका से मिलती है। कहां से मिलती है, भीम बेटिका। और ये भीम बेटिका है कहां, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज एक तहसील है जो कि रायसेन में आती है, वहां पर इसकी जानकारी मिलती है। ऐसा क्या मिलता है इसमें, तो यहां पर अपन को केव पेंटिंग्स मिलती हैं, केव पेंटिंग्स, यानी कुछ ऐसी चित्रकारी मिलती है, चित्रकारी जो कि उस समय के मनुष्य के द्वारा बनाने की कोशिश की गई। इसको याद रखेंगे, इसको आप। अब पूछा जाएगा आपसे इसकी पहली बार जानकारी किसने निकाली थी, तो लिखा जाए फर्स्टली सीन बाय वाकणकर। वाकणकर ये एक इतिहासकार है, इसके द्वारा इसको पहली बार देखा गया। किसके द्वारा, वाकणकर के द्वारा। जब इसने इस बात को पब्लिश किया, बताया, तो यूनेस्को के द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा 2003 में भीमबेटका को अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे हमें कैसे पता चलता है, पाषाण काल की जो जानकारी मिलती है वो भीमबेटका से देखने को मिलती है। और भी अपन कई बातें जानेंगे। अच्छा, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस निकाले जाते हैं, क्या इसको निकालने के लिए कोई कार्यालय बना हुआ है, तो याद रखेंगे आप भारत में कार्यालय है, इसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंडिया। ये काम करता है, इसको शॉर्ट में अपन एएसआई कहते हैं। अब पूछा आएगा आपसे इस एएसआई के पहले चेयरमैन या इसके फाउंडर कौन बने, तो अब याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, याद रखना इसको। आपको पढ़ने को मिलेगा कि एएसआई के संस्थापक कौन है, तो याद रखना अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे 1861 में की थी। कब की थी, 1861 में।
और आपसे ये भी पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। तो यही वो संस्था है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैंने सोर्स लिख दिया, तो इसको सर्वे कर लेना आप, सर्वेक्षण करती है ना। तो इसको अपन हिंदी में लिखना चाहें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, ये वो संस्था है जो कि भारत में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को पता करती है, जो कि इतिहास में नई क्रांति लेकर आए। तो इसको लेकर इसके पहली बार जो फाउंडर बने वो अलेक्जेंडर कनिंघम बने 1861 में। इसकी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की, कहां पर की? तो कलकत्ता में की। इसी बात को लेकर अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, या इसका जनक कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से आप इसका। आप इसका क्या करें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, और आप यदि लिखते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नोट्स अपने हाथों से जो बनाए जाते हैं ना, और उसको याद करने में बहुत 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 ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। देखो, अब सर अपन को पता कैसे चलता होगा कि कौन सी चीज कितनी पुरानी, और हम कैसे मान लें कि ये हड़प्पा सभ्यता की है या ये पाषाण काल की है, तो इतना कैसे आइडिया मिलता होगा? तो अपन समझते हैं इसको। किसी भी जीवाश्म की, मैंने क्या कहा, किसी भी जीवाश्म की, किसी भी फॉसिल्स की जो एज निकाली जाती है, उस एज को निकालने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। और कार्बन डेटिंग करने के लिए जो मेथड यूज होती है, उसमें अपन कार्बन के एक आइसोटोप होता है C14, इसका यूज करते हैं। कैसे पता करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज जब समय के साथ साथ डली रहती है तो वो डिग्रेड होने लगती है, और उसमें कार्बन का क्षरण होने लगता है। कार्बन का कितना क्षरण हो चुका है, इससे ज्यादा हमें इससे जानकारी इससे पता लग जाती है कि कितना कार्बन बचा हुआ है। जो बचा है तो हम एक परसेंटेज के थ्रू पहुंच जाते हैं कि इतना कार्बन इसका डिग्रेड हो चुका है, तो इतने सालों से इतना कार्बन इसका चला गया होगा। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर अपन किसी भी जीवाश्म की एज पता कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमें इतिहास को पता करने में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इस कार्बन डेटिंग की खोज किसने की थी? तो खोज आपको याद रखना है विलियम लिबी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? विलियम लिबी के द्वारा। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कार्बन डेटिंग की खोज की है। ठीक है, तो आप इसको देखें। अच्छा, और आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा पहली इंसान ने जो आग की खोज की थी, आग की खोज। मैं आपको काम के तथ्य लिखा रहा हूं, बस बहुत ज्यादा इसकी जानकारी नहीं देनी है मुझे, सिर्फ वही बताना है जो एग्जाम में आता है। मैं कई बार कह चुका हूं, इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पर्याप्त और सफिशिएंट फैक्ट रहेंगे आपके लिए। आग की खोज पूछा है आपसे कब हुई थी, तो आग की खोज हुई थी पुरा पाषाण काल में। मैंने आपको बताया कि पाषाण काल जो था उसके भी 3 हिस्से अपन मानकर चलते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। तो पुरा पाषाण काल में आग की खोज मानी जाती है। कब मानी जाती है? पुरा पाषाण काल में। अब सबसे काम की बात यह है कि सर ये आग की खोज हुई कैसे होगी, तो इसको लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन जो रेलिवेंट है बिल्कुल, जो कि बहुत ज्यादा किताबों में मैंने इसको पढ़ा है, वो यही है कि 2 पत्थरों की रगड़ से, जो पत्थर थे इनका नाम था चकमक पत्थर। कौन से पत्थर थे? चकमक पत्थर। इसकी सहायता से आग की खोज की गई। इनको रगड़ने से जो चिंगारी उत्पन्न हुई, वहीं से आग की खोज मानी जाती है। और आग का उपयोग इनिशियली रात में वस्तुओं को देखने में और जो खतरनाक जानवर होते थे उनको भगाने में करते थे। आगे चल के आग के बहुत मल्टीपल यूज होने लगे। तो आपसे आग की खोज पूछा जाए कहां से हुई है, तो पुरा पाषाण काल से। और आग की खोज की जो साक्ष्य मिले हैं, पता कैसे चला है कि कैसे खोज हुई, ये साक्ष्य में नर्मदा घाटी से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? नर्मदा घाटी से। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, नर्मदा घाटी से। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। पूछा जाएगा आपसे पहली बार चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? पहली बार चावल के साक्ष्य, राइस कल्टीवेशन, चावल के साक्ष्य, चावल की खेती के साक्ष्य आपसे पूछा जाएगा।
तो आपको याद रखना है, एक जगह है उत्तर प्रदेश में, इसका नाम है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से चावल के साक्ष्य मिले हैं, इसको आप याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा बिहार के चिरांद से भी चावल के साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो आपसे प्रश्न आएगा कि चावल की खेती के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, और साथ साथ में बिहार के चिरांद से भी चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसको आप फटाफट से नोट करें आप, जल्दी से, ठीक है, बिना किसी देरी के आप इसको नोट करें आपको। चलो आगे चलते हैं अपन। अगला आपसे पूछा जाएगा, पहली बार खेती के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, आपको याद रखना है, पहली बार जो खेती के साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहां पे है, तो ये बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान कहां पे है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। मेहरगढ़ से पहली बार खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और यहां से किस चीज की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, तो याद रखेंगे कॉटन कल्टीवेशन या कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं यहां से, ठीक है। अगला देखें आप, अगला आपसे पूछा जाएगा कि एक जगह है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक जगह है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, पूरा करके लिखता हूं उसको, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह है, इसका नाम है बुर्ज होम। कौन सी जगह है, बुर्ज होम। पूछा जाएगा आपसे कि बुर्ज होम में किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं, तो याद रखना है इसमें, बुर्ज होम में साक्ष्य मिलते हैं आपको मानव कंकाल, मानव कंकाल प्लस प्लस साथ में कुत्ते का कंकाल, कुत्ते का कंकाल, दोनों इकट्ठे दफनाए गए हैं, इस बात का साक्ष्य मिलता है, कंकाल। ये तथ्य आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बुर्ज होम से किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो इसके साथ साथ में यहां पर आपको हड्डियों, हड्डियों के साक्ष्य ऑब्वियस सी बात है, ये मिलेंगे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं यहां से, साक्ष्य, ठीक है। आपको और याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि मानव के पहले अस्थि पंजर, मानव खोपड़ी, मानव के मानव खोपड़ी के साक्ष्य, ह्यूमन स्कल, मानव खोपड़ी के साक्ष्य, ह्यूमन स्कल। आपसे पूछा जाएगा इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो नर्मदा घाटी से मिलते हैं, और नर्मदा घाटी में प्रॉपर एक जगह है जिसका नाम है हथनौरा। और पूछा जाएगा आपसे हथनौरा कहां पर है, तो आपको याद रखना है हथनौरा सीहोर जिले में। कौन से जिले में, यहां से पहली बार मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं, ह्यूमन स्कल के आपको एविडेंस मिलते हैं। तो इतना आप नोट करेंगे आप फटाफट से इसको आप, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे आप।
ठीक है। एक तथ्य और लिखेंगे आप, हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी बोले तो मदर गॉडेस स्टैच्यू, मातृ देवी की प्रतिमा। तो उत्तर प्रदेश में एक नदी हुआ करती थी जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन साक्ष्य तो है इसके। बेलन नदी, बेलन घाटी में देखने को मिलते हैं इसके साक्ष्य। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, एक हड्डियों से बनी हुई एक मातृ देवी की प्रतिमा के साक्ष्य मिलते हैं। ये सारी की सारी जानकारी आपको जो बताई जा रही है सब स्टोन एज से संबंधित है। पूछा जाएगा इंसान ने सबसे पहली बार आकर किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को बनाया। यहाँ आपको साक्ष्य इसके देखने को मिल रहे होंगे कि पाकिस्तान के बुरजोम से मानव कंकाल और साथ साथ में कुत्ते का कंकाल दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इतना आप इसको याद रखेंगे। और मेहरगढ़ से आपको याद रखना है कि यहाँ से कपास की खेती के पहले साक्ष्य मिलते हैं, कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं नर्मदा घाटी से। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये भी याद रख लेना कि ये मानव खोपड़ी का जो साक्ष्य मिला है ये बहुत, इसको आप ऐसे समझे अपन अभी होमोसेपियंस है, इससे पहले वाली अपनी जो स्पीसीज थी उसको अपन बोलते थे होमो इरेक्टस। तो ये साक्ष्य मिले हैं वो होमो इरेक्टस के हैं, लेकिन इतना डेप्थ में आपको नहीं याद रखना है। बस इतना आपको याद रखना है कि मानव खोपड़ी के साक्ष्य जो स्कल होता है वो नर्मदा घाटी से मिलते हैं, हथनौरा से। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। कार्बन डेटिंग, आग की खोज, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब इतिहास में एक विकास का दौर आपको समझना है। इतिहास आखिरकार इतना आगे तक कैसे पहुंच गया और कहां अपन एक पत्थरों में जीवन जीने वाले और आज अपन एक इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आ गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी खोज जो है वो आग की खोज मानी जाती है। आग के बाद दूसरी बड़ी खोज है वो पहिया की खोज है। इंसान को पहिया मिला तो पहिया से ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ, है ना। पहिए के बाद सबसे बड़ी खोज है लोहे की खोज। कौन सी खोज है? अच्छा आपको याद रखना है, मनुष्य के द्वारा सबसे पहली धातु कॉपर यूज की गई। लोहे के बाद सबसे बड़ी खोज आपको याद रखनी है। अच्छा, आग से हमें क्या क्या फायदे हुए? देखने में सहायता मिली, प्रकाश मिला, भोजन पकाने में सहायता मिली। पहिया से हमें क्या मिला? व्हील से ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। लोहे से मशीनें बनी, हथियार बने। ठीक है, और लोहे के बाद सबसे खतरनाक कोई खोज है तो वह है विद्युत की खोज। ये विकास करने में आगे बढ़ा रहे हैं, हमें डेवलपमेंट हो रहा है इससे हमारा। विद्युत के बाद सबसे बड़ी खोज जो है इंटरनेट की खोज। किसकी है? इंटरनेट। और इंटरनेट के बाद आज आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आगे आने वाले समय में जमाना है QI का, जिसे अपन बोल सकते हैं क्वांटम इंटेलिजेंस। ये देखिए आप, इसकी खोज से आज समाज कहां से कहां तक पहुंच गया और हमें कहां जाना है ये आप तय करेंगे। ठीक, आपको कहां जाना है ये भी आप तय करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।